बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है जो आपके सामने है, और चैप्टर नंबर 4 फ़िज़िक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दिए थे और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। ये मुझे उम्मीद है कि आपने वो होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया होगा। देखिए, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 3 से है, इसलिए कि मोशन का चैप्टर पिछले चैप्टर से स्टार्ट हो चुका और अभी भी हम चैप्टर नंबर 4 में मोशन को स्टडी कर रहे हैं। एंड द कंप्लीट नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स जो पिछली मरतबा हमने एक तरफ रख दी थी कि हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम फोर्स एंड मोशन दोनों को स्टडी करेंगे और उसको समझेंगे कि फोर्स कितने टाइप्स की होती है, किस तरह से वो मोशन प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज फोर्स? द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज एन एजेंट which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. The force is an agent which changes. इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स हमारे पास एक काम तो यह कर रही है कि ये चेंज कर रही है, या यह भी हो सकता है कि ये टेंड्स टू चेंज, यानी चेंज करने की कोशिश कर रही है। किसको चेंज कर रही है? स्टेट ऑफ रेस्ट को, या हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर रही है। तो आपने देखा इसमें चार बातें आ रही हैं इस डेफिनेशन में। द फोर्स इज कैपेबल टू चेंज, और इट इज एन एजेंट विच टेंड्स टू चेंज। किसको चेंज कर रही है? रेस्ट वाली पोजीशन को या मोशन वाली पोजीशन को। तो बज़ाहिर इसके जो चार काम हमें नजर आ रहे हैं वो ये है कि ये फोर्स या तो मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला रही है, या रेस्ट में लाने की कोशिश कर रही है, या एक रेस्ट बॉडी जो स्टेशनरी बॉडी होती है या तो उसको मूव करा देती है या मूव कराने की कोशिश करती है। आइए देखें, इसमें हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया है। इसको देखते हैं कि ये फोर्स दरअसल क्या वर्किंग कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है ये जब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो दो ही सूरतें हैं, या तो वो बॉडी पहले से रेस्ट में हो और या फिर वो बॉडी पहले से मोशन में हो। तो चलिए, बॉडी एट रेस्ट थी, वो बॉडी रेस्ट में थी, और जब बॉडी रेस्ट में थी और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई तो दो बातें मुमकिन हैं। या तो बॉडी रेस्ट में थी, अभी भी रेस्ट में रहेगी, और या फिर वो रेस्ट में थी तो मोशन में हो जाएगी, मोशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब पहले तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी, जबकि पीछे से आप उसके ऊपर फोर्स भी लगा रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? चलिए एक काम करते हैं। ये जो हमारे पास दीवार है, वॉल है, जिसके ऊपर ये बोर्ड फिक्स हुआ है, इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। थोड़ा सा 1 फीट पीछे की तरफ धकेल के देखते हैं कि होता क्या है। ट्राई करके देखते हैं। मुझसे तो नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि मैंने फोर्स तो लगाई है, लेकिन बॉडी रेस्ट में भी थी पहले से और अब भी वो रेस्ट में है। तो एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये है कि बॉडी रेस्ट में थी, लेकिन जब आपने फोर्स लगाई तो वो मोशन में आ गई। वो कैसे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास एक डस्टर है। अगर ये किसी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक बॉक्स रखा हुआ है या कोई एक बॉडी रखी हुई है। आप फोर्स लगाते हैं तो होता यह है कि ये आप इसको मूव कराते जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको मूव कराते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत आसान है कि किसी भी
स्टेशनरी बॉडी को फोर्स लगा के और मूव करा देना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक साइकिल खड़ी हुई है, आपसे कहा जाए कि फोर्स लगाइए, इसे मूव करा दीजिए, इट्स वेरी इजी, बट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मूव अ ट्रक which was at rest and you are applying the force on it and want to move but it is not moving, still it is in the state of rest। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाज सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी पहले से रेस्ट में होती है, वो रेस्ट में ही रहती है, नहीं मूव करती, और बाज सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो बॉडी रेस्ट में पहले से होती है लेकिन आप फोर्स लगा के उसे मूव करा देते हैं। दो बातें हो गई। अच्छा, थर्ड, तीसरी और चौथी बात के लिए हम वापस यहां आते हैं। आप फोर्स लगा रहे हैं एक बॉडी के ऊपर और वो बॉडी पहले से मूविंग बॉडी है, मोशन में है। अब क्या होगा, दो सिचुएशंस फिर अराइज हो जाएंगी। या तो वो जो बॉडी मूव कर रही है वो रेस्ट में आ जाएगी, आपकी फोर्स लगाने की वजह से वो मूविंग बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, और या फिर आपकी फोर्स लगाने से वो मूविंग बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, वो मूव करती चली जाएगी। अब बिल्कुल इसी सिचुएशन को, यानी इन दोनों सिचुएशंस को अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बॉडी मूव कर रही है, आप उसे फोर्स लगा के रेस्ट में ले आते हैं। चलिए, आपकी साइकिल है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस बात को लेते हैं कि आपकी एक साइकिल खड़ी हुई है और थोड़े से फासले पर, और कोई आपका दोस्त शरारतन उस साइकिल को लेके चलना शुरू कर देता है। आप उसको आवाज लगाते हैं, ठहर जाओ भाई मेरी साइकिल है, लेकिन उसने नहीं सुना और वो लेके चल पड़ा। आप उसके पीछे भागे और फौरन भागने के बाद आपके हाथ में उसका कैरियर आ गया। आप थोड़ी देर तो उसके साथ ड्रैग होंगे, फिर आखिरकार आपने उसको रोक लिया क्योंकि आपकी ताकत बहरहाल ज्यादा थी और आपने उसके कैरियर को पकड़ के उसकी मोशन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद आखिरकार वो बाइसिकल जो थी वो रुक गई। आपने क्या किया, एक मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद उसको किस पोजीशन पर लेकर आ गए, सिर्फ रेस्ट पोजीशन पर आप लेकर आ गए। दिस इज द थर्ड केस, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी एंड यू आर गेटिंग द बॉडी एट रेस्ट। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी होती है कि एक बॉडी मूव कर रही है, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन आप उसको रेस्ट में लेकर नहीं आ पा रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ट्रक, ये एक बड़ी गाड़ी, एक मोटरसाइकिल ही आप ले लें, वो भागी दौड़ी जा रही है और आपके हाथ में उसका एक हैंडल, एक कैरियर, कोई एक हिस्सा आपके पास आ गया, लेकिन आप उसके साथ ड्रैग होते चले जाएंगे लेकिन आप उसे रोक नहीं सकेंगे। दिस इज द फोर्थ केस, चौथा केस ये है। चुनाचे हमारे पास फोर्स जो है वो चार काम कर रही है, फोर्स चार काम कर रही है। एक तो ये कर रही है कि जब किसी रेस्ट बॉडी के ऊपर, स्टेशनरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो रेस्ट में ही रहती है या फिर उसको मोशन में ले आती है। ये एक वाइस वर्सा, एक काम के दो पोर्शन हो गए। और इसी तरह सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि एक मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, और या फिर बार बार मोशन में रहती है, वो रेस्ट में नहीं आ पाती। So these four workings are due to the force. So the force is very interesting topic to understand. हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसी फोर्स को मुख्तलिफ अंदाज से काम करके देख रहे होते हैं, और यही चार काम हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। चुनाचे जब हम यहां पे किसी बॉडी को जो रेस्ट में थी उसको मोशन में ले आते हैं, और एक मूविंग बॉडी जो मूव कर रही थी उसे फोर्स लगा के रेस्ट में ले आते हैं, तो हमने क्या किया, हमने चेंज किया, हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, इसमें चेंज आ गई।
यानी बॉडी रेस्ट पे थी, फोर्स लगी, मोशन में आ गई, बॉडी मूव कर रही थी, फोर्स लगी, ये रेस्ट में आ गई, तो इसका मतलब चेंज आ गई ना। स्टेट, व्हाट इज द स्टेट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टेट्स, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो जब एक बॉडी यहां पर रेस्ट पे थी तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब एक बॉडी मूविंग थी, मूविंग बॉडी थी, तो ये स्टेट ऑफ मोशन है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया स्टेट ऑफ रेस्ट में। सो द फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस, ठीक है, ये चेंज कर रही है किसको? ये चेंज कर रही है स्टेट को। दूसरे नंबर पे वो टेंस टू चेंज वाली जो की सिचुएशन है, उसमें ये दो बातें आ रही हैं। क्या एक बॉडी रेस्ट में थी, फोर्स लगी, चेंज नहीं आई, हालांकि फोर्स लग रही है। इसी तरह मोशन, मूविंग बॉडी पे फोर्स लगी लेकिन ये अभी भी मोशन में है, चेंज नहीं आई है, जबकि फोर्स पीछे लग चुकी। सो व्हाट हैपेंड हियर? व्हाट हैपेंड? ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है, इसमें दो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस लग रही है। जब एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है और चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाती है। यानी मोशन में आ गई, रेस्ट बॉडी मोशन में और मूविंग बॉडी रेस्ट में आ गई, तो चेंज आ गई। जब चेंज आ गई तो इसका मतलब है कि ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाएगी। वाइस वर्सा, बॉडी रेस्ट में थी, फोर्स लगी, बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, बॉडी मोशन में थी, फोर्स लगी, कोई चेंज नहीं आई, तो अब ये जो सिचुएशन है, इसमें जो फोर्स लग रही है उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। सो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी बात का जो कंक्लूजन हमारे पास निकल रहा है वो ये है कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो या तो वो बैलेंस फोर्स होती है और या फिर वो अनबैलेंस फोर्स होती है। या तो वो बैलेंस फोर्स होती है या वो अनबैलेंस फोर्स होती है। अगर वो बैलेंस फोर्स है तो वो कोई चेंज स्टेट में नहीं लेकर आ सकती। अगर वो अनबैलेंस फोर्स है तो वो स्टेट चेंज कर देगी, मोशन वाली स्टेट को रेस्ट वाली मोशन स्टेट में और स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन की स्टेट में चेंज कर देगी। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द डिस्कशन वी हैव डन ओवर हियर। अच्छा, ये बात आपकी समझ में आ गई कि फोर्स क्या करती है। अब आते हैं हम इस बात पे कि न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं वो आपस में किस तरह से वर्क करते हैं किसी सिस्टम पे और किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और कहां पर ये एक दूसरे से जुदा होते हैं। ये तमाम बातें हम अब अपने कंटिन्यूशन में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को शुरू करें, हम सिर्फ आज इस लेक्चर में आपको इस पूरे लेआउट को, इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं। देखिए, यहां पर हमने लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहां से स्टार्ट होता है जहां हमने 2 स्टार्स बनाए, 1 और ये 2, और ये यहां तक जाता है जहां पर हमारे पास ये 2 स्टार्स यहां पे बने हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता रहे हैं। आप अपनी बुक्स खोलिए और बुक्स में आपके पास यहां पे पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 पे समरी में जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है फर्स्ट हेडिंग के साथ, उसको जरा देखिए। लिखा हुआ है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबडी कंटिन्यूस in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an external force impressed upon it। इसका मतलब यह होता है कि कोई बॉडी अगर अपनी किसी स्टेट में मौजूद है, स्टेट मैंने आपको बताया 2 होती हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है या स्टेट ऑफ मोशन होती है। ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, ये स्टेट ऑफ मोशन है, 2 ही स्टेट्स होती हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है
कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल एक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। इन्होंने एक्सटर्नल का वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स। देखिए तीन नाम है, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स। ये तीन चीजें बिल्कुल एक ही फोर्स की तीन नाम हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो भी अनबैलेंस फोर्स ही कहलाती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में उस वक्त आएगी जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। हम यहां लिख देते हैं, चलिए, एक्सटर्नल। कोई बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, और जब ये अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में नहीं रहेगी, मोशन में आ जाएगी। दिस इज हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड पार्ट, कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर और कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए, और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगी तो वो मोशन में नहीं रहेगी बल्कि रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि कोई बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में रहती है जब तक कि एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। एक बॉडी मोशन में रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमारा ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है, हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सेकंड और थर्ड लॉ आपको बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, नमाज़ों का एहतमाम रखिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिए और अपने से छोटों पर शफ़क़त कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।